शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के एक कथन से शुरुआत करते हैं। विलियम जेम्स ने कहा था, जब सारा मन एकजुट होकर कार्य करता है तभी जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल होती है। इसलिए आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण मनोभाव से सुपर टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए। आज हमारी सुपर टेट की जो हिंदी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उसकी ये क्लास 2 है। आप कह सकते हैं कि हिंदी की क्लास 2 है, यानी उसका पार्ट दूसरा है। उसमें हमने आपको बताया था हिंदी भाषा के अंग। हिंदी भाषा के अंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो आप उसको देख लीजिए। हिंदी भाषा के मुख्यतः हमने आपको 3 अंग उसमें बताए थे, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, और उन 3 अंगों को हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो है वर्ण और शब्द और वाक्य की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, चूँकि हमें पढ़ना क्या है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण की बात करें, हिंदी व्याकरण के अंग पर अगर हम चर्चा करें, तो हिंदी व्याकरण के भी 3 ही अंग होते हैं। हिंदी व्याकरण के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? जो हिंदी भाषा के अंग होते हैं, क्योंकि ये व्याकरण जो है हम उसी हिंदी भाषा का ही तो पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा का पढ़ रहे हैं तो इसके अंग भी वही होंगे, यानी वर्ण, शब्द और वाक्य। आज हम इन्हीं पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है। अब वर्ण की बात करें, तो अगर वर्ण की बात करें तो ये भाषा का सबसे छोटा अंग है। भाषा का सबसे छोटा अंग है, क्योंकि वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ध्वनि जो है भाषा का, ये मौखिक रूप होता है। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो मौखिक रूप ध्वनि है। लेकिन जो लिख रहे हैं या जो चीज़ें हैं, वो उसका लिखित रूप जो है वो क्या कहलाता है? अक्षर या वर्ण कहलाता है। अब बात करें, वर्णों की चर्चा करें, जैसे आ है, का है, ये जो वर्ण हैं, घा है, इन वर्णों की अगर बात करें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक वर्ण ले लिया आपने, का ले लिया, माँ ले लिया और ला। अगर इन तीनों को मिला दें तो शब्द बन जाता है कमल। कमल बन गया शब्द, तो कमल से हमारे मन में एक पुष्प की क्या हो जाती? एक पुष्प जो है हमारे मस्तक पटल पर उभर कर आ जाता है, जो कमल का रूप धारण कर। आपको इस पुष्प की कल्पना आपके मस्तिष्क में आ जाएगी लगभग कि कमल एक ऐसा पुष्प है। तो मतलब हुआ क्या, ये 3 वर्ण जब मिले तो शब्द बन गया। तो शब्द का जो है उसका अर्थ होता है। शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। लेकिन अगर हम भाव करें तो कमल शब्द से अकेले किसी भाव का पता नहीं चल रहा, यानी कोई भाव निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यही कहें कि कमल सुंदर है, कमल सुंदर पुष्प है, पुष्प को भी ले लेते हैं, कमल सुंदर पुष्प है, तो इसका भाव या भावार्थ हो गया, इसका भाव या भावार्थ निकल के आया, और ये संरचना जो है वो वाक्य कहलाती है। यानी भाव और भावार्थ किससे निकलता है? भाव या भावार्थ निकलते हैं हमारे वाक्य से। तो यहाँ प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्न पे भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पर्पस से हमें प्रश्न को भी यही देखते चलना है। तो प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न देखते हैं कि भाषा का सबसे छोटा अंग। भाषा का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग। अब भाषा के सबसे छोटे अंग की बात करें तो अभी आपने देखा कि भाषा का जो सबसे छोटा अंग या प्रथम अंग जो होता है वो वर्ण कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न अगर बन जाए कि भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग, अगर प्रश्न आ जाए भाषा का सबसे छोटा मौखिक अंग है, मौखिक अंग है, और ऑप्शन रहे आपके ध्वनि, वर्ण, शब्द और
बाघ। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो सबसे छोटा अंग जब प्रश्न आए तो आप वर्ण को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर शब्द आ जाए सबसे छोटा मौखिक अंग, तो बताया था आपको कि वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, ध्वनि जो है वो मौखिक रूप होता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा ऐसे प्रश्न में? ध्वनि होगा। लेकिन अगर यहाँ मौखिक के जगह लिखित शब्द आ जाए, तो लिखित शब्द आ जाए तो फिर आंसर आपका वर्ण हो जाएगा। अगर लिखित या मौखिक ना लिखा हो तो फिर आंसर वर्ण ही रहेगा ऐसी स्थिति में। दूसरे की बात कर लेते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग अर्थ के आधार पर। अब अर्थ किसका निकला था? का, मा और ला तीनों वर्णों को मिलाया था तो अर्थ निकला था। तो ऐसी स्थिति में अर्थ के आधार पर भाषा का जो सबसे छोटा अंग है वो आपका शब्द हो जाएगा। क्या हो गया? शब्द हो गया। लेकिन एक प्रश्न और बने यहाँ, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, अंग या इकाई भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई। तो ये सबसे छोटा अंग भाव या भावार्थ के आधार पर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो ये आपको प्रश्न ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी चर्चाएं होती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं, अब हमें आगे पढ़ना है वर्ण विचार। क्या पढ़ना है? वर्ण विचार। वर्ण विचार पर चर्चा कर लेते हैं। ये वर्ण हैं क्या? वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण है, डेफिनेशन के रूप में देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। और वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वर्ण को किस में बांट सकते हैं? वर्ण जो है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के माध्यम से हम वर्ण को समझ सकते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? अब प्रश्न बनता है स्वर क्या होते हैं? स्वर हैं स्वतंत्र ध्वनियाँ। स्वर जो हैं वो कैसी ध्वनियाँ हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। तो अब आप स्वर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वर जो हैं स्वतंत्र ध्वनियाँ, स्वतंत्र ध्वनियाँ जो हैं स्वर हैं। और व्यंजन जो हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो, जैसे बात करें इस का की बात करें तो का जो है ये व्यंजन कैसा होगा? हलंत रूप जो है इसका वो व्यंजन होगा। ये जो का जो बना है का प्लस आ से मिलकर बना है। आधा का और आ जब मिल जाएगा इसमें तब जाके ये का इस रूप को धारण करेगा, तब जाके हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन ये हलंत जब हो जाएगा तो हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें पढ़ क्या रहे हैं? हम समझ लें फिर हिंदी भाषा का व्याकरण। हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, एक शब्द और आ गया आपके जहन में, ये व्याकरण क्या होता है? ये प्रश्न आपको लाजमी है, आपके मन में आना चाहिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, तो जो व्याकरण है वो बी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है। बी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है।
अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब ये भली भांति समझना यानी हमें क्या सिखाता है व्याकरण, ये माँ है। भली भांति समझना, व्याकरण हमें क्या सिखाता? व्याकरण मुख्यतः हमें 3 बातें सिखाता है। एक तो हम हिंदी को शुद्ध बोलना सीखेंगे, व्याकरण के माध्यम से क्या सीखेंगे? शुद्ध बोलना सीखेंगे और शुद्ध लिखना सीखेंगे। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना। अब बोलना लिखना सीख गए, लेकिन इस बोलने लिखने का हमारे जीवन में काम क्या है? तो इसका जीवन में जो हम उसका शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे कि जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? यानी भली भांति समझना, यानी हमें क्या समझाने की कोशिश करता है व्याकरण कि हम शुद्ध कैसे बोलें, शुद्ध कैसे लिखें और उसका जीवन में शुद्ध प्रयोग हम कैसे करें, वो हमें क्या सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो चर्चा हम जारी रखेंगे कि व्याकरण के प्रथम अंग पे जो हम बात कर रहे थे, स्वर और व्यंजन, यानी वर्ण पे बात कर रहे थे। वर्ण के 2 भाग हमने जाना था कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन की बात कर रहे थे। तो स्वर क्या है? स्वर जो हैं स्वतंत्र हैं। स्वर कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। अब भाई, अब हमने एक को स्वतंत्र कह दिया, एक को स्वतंत्र कह दिया, तो स्वाभाविक है कि दूसरा क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। परतंत्र हो जाएगा यानी किसी न किसी के अधीन होगा। तो ये स्वतंत्र नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन जो हैं वो कैसे हैं? स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ, ये स्वतंत्र नहीं है। अब कैसे स्वतंत्र नहीं है? मन में आपके में आ रहा होगा कि कैसे स्वतंत्र नहीं। तो आपने सुना है, पढ़ा है सारी चीज़ें, पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो बताते हैं कि हर वर्ण का कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है, कहीं ना कहीं से ध्वनि स्पर्श होकर निकलती है। और ऐसे में जब निकलती है तो जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी अवरोधक के, बिना किसी अवरोधक के जब निकले तो वो स्वर हो गए। बिना किसी अवरोधक के निकले तो वो स्वर हो गए। और जब अवरोध उत्पन्न हो जाए तो वो हो जाएंगे आपके व्यंजन, यानी स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से क्या किए जाते हैं? बोले जाते हैं। व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम पहला लेते हैं स्वर का डिवीजन। स्वर पर चर्चा करेंगे कि स्वर हैं क्या, कितने हैं, संख्या क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा जारी रहेगी। और आपको ये सारी चीज़ें जानकारी पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर दें। बीच में थोड़ा समय जाएगा आपका 1 सेकंड का, तो वो आप टाइम दे सकते हैं उसको, ठीक है। अब चलते हैं स्वर। स्वर पे बात करें तो स्वर की सबसे पहले हमें संख्या मालूम होनी चाहिए कि स्वर की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या जो है अगर बात करें तो स्वर की संख्या होती है 11। हिंदी में आपको याद रखना है स्वर की संख्या 11 है। तो वो स्वर हैं कौन कौन से? आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये जो हैं आपके स्वर हो गए 11। इन 11 स्वरों का ही हमें क्या पढ़ना है? वर्गीकरण पढ़ना है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और जान लें आप, स्वर तो 11 हो गए, पर एक एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपके मन में जवाब आ रहा होगा मात्राएं जो हैं कि स्वर 11 हैं तो मात्राएं भी 11 होंगी, ऐसा नहीं है। मात्राएं जो हैं, मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको मालूम हैं, मात्राओं की संख्या 10 होती। अब मात्राओं की संख्या कैसे 10 होती? क्योंकि बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि छोटा आ का कुछ नहीं। अब जब छोटा आ का कुछ नहीं है तो उसकी मात्रा कैसे हो जाएगी? तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं पहला डिवीजन, स्वर का डिवीजन की बात करें, स्वरों का वर्गीकरण।
स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब ये स्वरों का जो वर्गीकरण है, पहले वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये वर्गीकरण है हमारा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके मन में आ भी गए होंगे जवाब, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण है वो हम बात करेंगे हिर्स्य स्वर। हिर्स्य का ही पर्यायवाची है लघु। लघु यानी लघु को क्या कहेंगे? छोटा। और छोटा का मतलब कितना छोटा? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, यानी एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रिक हो गया। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर भी कहेंगे। मूल है तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये कैसे कहलाएंगे? अखंडित स्वर कहलाएंगे। अखंडित स्वर कहलाएंगे तो यही कहलाएंगे आपके आदि स्वर, और यही आपके कहलाएंगे प्राकृत स्वर। यही प्राकृत स्वर कहलाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा? एक मात्रा का आपको टाइम लगेगा। एक मात्रा यानी आप कह सकते हैं कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक मात्रा या 1 सेकेंड का समय लगे उन स्वरों को। ऐसे स्वरों की संख्या कितनी है? ऐसे स्वरों की संख्या आपकी 4 है। मूल स्वर, लघु स्वर, हिर्स्य स्वर, छोटे स्वर, एक मात्रिक स्वर, इनकी संख्या है 4। आ, ई, उ और री, ये 4 स्वर आपके मूल स्वर हो गए। नेक्स्ट है अगला जो डिवीजन है दूसरा, वो रहेगा आपका, दूसरा डिवीजन है दीर्घ। हिर्स्य का क्या होगा? दीर्घ। लघु, लघु का विलोम गुरु, गुरु। और आगे छोटा, छोटा का क्या होगा? बड़ा होगा, तो ये बड़े स्वर कहलाएंगे। बड़ा एक मात्रिक होगा तो इसमें समय लगेगा आपका द्विमात्रिक, यानी 2 मात्रा का समय लगेगा। और अखंडित का क्या होगा? संधि, ठीक है। और खंडित हो जाएगा, अखंडित का खंडित, और ये संधि स्वर। संधि स्वर यानी 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, तो इनमें समय कितना लगता है? यानी 2 मात्रा का टाइम लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। और 2 मात्रा का समय लगेगा। अगर ऐसे स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या है 7। अब 7 स्वर जो हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 7 स्वर हैं वो आपके दीर्घ, गुरु, बड़े, द्विमात्रिक, संधि और खंडित स्वर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा डिवीजन है वो है कहलाएगा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब मन में विचार आ रहा हो कि 7 4 11 ये तो पहले ही हो गए, पर प्लुत स्वर कौन से होंगे? तो प्लुत स्वर की बात करें तो जो सारे स्वर हैं इनमें से देखो, जैसे ये जो दीर्घ हैं, जो सारे दीर्घ हैं वो सारे क्या होते हैं? प्लुत भी होते हैं। और हिर्स्य, हिर्स्य आ की बात करें, यानी एक तो हो गया हिर्स्य, एक हो गया हिर्स्य, और ये 7 हो गए दीर्घ के स्वर, 7 दीर्घ के स्वर, यानी कुल 8 जो हैं वो प्लुत होते हैं। 8 क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। ये हिर्स्य वाला कौन सा है? छोटा आ जो है वो हिर्स्य आ, और बाकी के ये 7 जो हैं वो ये 7 दीर्घ स्वर मिलके प्लुत स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर को एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में कैसे समझें? जैसे अगर आपको आपके भाई हैं, अगर कहीं दूर चले गए तो उन्हें बुलाना हो तो भैया ऐसे करके बुलाएंगे, और इस प्लुत स्वर को इस एस रूपी साइन से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इससे हम समझ जाते हैं कि ये प्लुत स्वर है, ये प्लुत स्वर का निशान। तो ये जो है स्वरों का जो है पहला डिवीजन था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझ लेते हैं ये संधि स्वर क्या है। संधि स्वर क्या है? अब ये संधि स्वर है तो इनका उपयोग संधियों में किया जाएगा। तो संधि स्वर बने कैसे हैं, इनके लिए भी हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। संधि स्वर को लेकर बात करेंगे। संधि स्वर जैसे आ प्लस आ, इन दोनों से मिलकर बनेगा आपका ये बड़ा आ,
और ई प्लस ई मिलकर बनेगी बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और ये हो जाएंगे आपके दीर्घ संधि के स्वर, क्योंकि इनमें समान जातीय के जो स्वर मिले हैं उनसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है, तो ये स्वर कैसे हो गए? दीर्घ स्वर। अगली अगर हम बात करें तो आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये निर्माण हुआ। ये स्वर आपके कहलाते हैं गुण संधि के स्वर, क्योंकि इनसे गुण संधि का निर्माण होता है, तो गुण संधि के स्वर हो गए। फिर इसको थोड़ा और इसमें वृद्धि करते हैं तो आ और ए मिलकर बनेंगे आई, और आ और ओ मिलके बन गया औ। ये जो है वृद्धि संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संधि स्वर क्यों थे। अब डिवीजन स्वर के दूसरे डिवीजन की बात कर लेते हैं। दूसरा डिवीजन जो है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कौन कौन से डिवीजन हैं उनकी बात करें तो ये दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं अगर बात करें उनकी, तो पहला है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरे हैं अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार यानी वृत्त के रूप में, जिसमें क्या होता है वृत्त प्लस आकार से बना है। ये सब वृत्त प्लस आकार, यानी जिसमें हमारे ओंठों का आकार क्या हो जाता है? एक गोल जैसा हो जाता है, यानी इन्हें वृत्तमुखी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी कहेंगे। तो इनकी संख्या जो है 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये जो है आपके वृत्तमुखी स्वर हैं, यानी वृत्ताकार स्वर हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अवृत्ताकार। इनकी संख्या जो है 7 है, जिसमें मुख जो है वृत्त के रूप में नहीं होता है। आवृत्तकार, आ मतलब नहीं, आ मतलब क्या होगा? नहीं, और वृत्त प्लस आकार, जिसमें ओष्ठ जो है, ओंठ जो है वृत्त का आकार नहीं लेते हैं। इस आ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, यानी ये प्रत्यय जो है आपका उपसर्ग जो लगा है वह नहीं अर्थ देता है, नहीं अर्थ वाला। तो ये 7 जो हैं, 7 की बात करें तो कौन कौन से हैं? आ, ई, ऋषि, ए और ऐ। ये जो 7 जो आपके स्वर हैं वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट डिवीजन की अगर बात करें तो अगला डिवीजन जो है हमारा वो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीभ की क्रियाशीलता यानी हमारी जीभ का कौन सा भाग काम कर रहा है, उसके आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। स्वरों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी हमारे जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील है, आगे का, बीच वाला या पीछे वाला, उसके आधार पर ये डिवीजन हमारे हो जाते हैं। अग्रस्वर, इसमें आपको याद कैसे करना है? देखो, मध्य स्वर को आप याद रख लीजिए, आ जो है मध्य स्वर हो गया। उसके बाद याद रखना है आपको पश्च स्वर को। पश्च स्वर को याद कैसे रखेंगे बताते हैं आपको। आ, ऊ, ओ और औ। इसको आप याद रख सकते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे। इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखते हैं। उसके अलावा जो बचेंगे आपके वो सब हो जाएंगे अग्रस्वर। वो कैसे स्वर हो जाएंगे?
अग्र स्वर हो जाएंगे, तो इन्हें हम बाकी जो है वो अग्र स्वर में बात। तो इसकी ट्रिक अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कैसे याद रखेंगे। मध्य में देखो आ याद रखेंगे, फिर याद रखेंगे आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, तो आ ओ आओ छोटाऊ बड़ो, ये सब कैसे हो गए पीछे यानी पश्च स्वर हो गए। इनको आप इस ढंग से याद रख सकते हैं। अब अगला डिवीजन, ये 3 प्रकार के डिवीजन जो हमारे हो चुके हैं। चौथा डिवीजन जो है स्वरों का, उस पर चर्चा करते हैं। चौथा डिवीजन है वो है हमारा तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर। अब तालु की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का डिवीजन है उन्हें हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं इन्हें। तालु की स्थिति के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला वर्गीकरण जो है वो समृद्ध स्वर कहलाता है। कैसा? समृद्ध स्वर। दूसरा वर्गीकरण है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तीसरे की बात करें अगर हम तो यहाँ हम अर्ध विवृत को ले लेते हैं, अर्ध विवृत। और चौथा और अंतिम जो है वो है विवृत स्वर, विवृत स्वर। अब विवृत स्वर का मतलब क्या होता है? विवृत मतलब होता है खुला, विवृत मतलब खुला। और समृद्ध की बात करें तो समृद्ध का मतलब होता है बंद। तो अर्ध समृद्ध का मतलब हो जाएगा आधा बंद, और अर्ध विवृत का मतलब हो जाएगा आधा खुला, आधा खुला। तो पहले हम इनमें नोट कर लेते हैं। देखो याद करना है, यही याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे? विपरीत जो स्वर हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही वर्ण, जैसे हमने मध्य स्वर में याद रखा था ऐसे ही विपरीत में याद रखेंगे। ये हम एक वर्ण जो है उसको याद रखेंगे आ। बड़ा आ जो है वो कैसे सबसे खुले में चला। उसके बाद हम बात कर लेते। अब इस देखो खुले में चला गया बड़ा आ, तो इसका छोटा भाई जो है छोटा आ वो भी खुले में ही रहेगा, यानी अर्ध विवृत में रहेगा। तो उसको हमने यहाँ रख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें 4 भाइयों की एक कहानी आपको सुनाते हैं। ट्रिक से आपको याद रखना, 4 भाई ए ओ आई औ, ये 4 भाई हैं। ये 4 जो भाई हैं इनमें से 2 भाई छोटे और 2 भाई बड़े हैं। इनको 2 मात्राएं लगती हैं तो इन्हें हम बड़ा भाई कह लेते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बड़ा भाई कह सकते हैं। और इन्हें हम छोटा भाई कह सकते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? छोटा भाई कह सकते हैं। बड़े भाई और छोटा भाई। अब इन छोटे भाई बड़े भाई में हो गया झगड़ा, तो ये बड़ा भाई हैं जो वो जिद कर गए, बोले हम तो खुले वाला जो पोर्शन है घर का हम उसी में रहेंगे और जो बंद वाला है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो खुले वाले यही थे, आधा बंद आधा खुला, इनकी बात हो रही थी। तो ये जो छोटे भाई हैं वो चले जाएंगे आधे बंद में। किस में चले जाएंगे? आधे बंद में। किस कौन से? छोटे भाई आधे बंद। तो ए और ओ, ये छोटे भाई तो आ गए आधे बंद में। तो बड़े भाई कहाँ हैं? खुले में, यानी आई और औ, ये चले गए बंद में। अब ये याद रखना आपको छोटे भाई बड़े भाई में कि बड़े भाई तो चले गए इसमें और छोटे भाई चले गए इसमें। अब इनमें से देखो कौन कौन से स्वर बचे। छोटा आ गया, बड़ा आ गया, तो कौन बची? छोटी ई और बड़ी ई बची। फिर छोटऊ बड़ऊ आया है क्या? नहीं आया। ऋषि नहीं आया, तो ये ऋषि हो गया, छोटऊ बड़ऊ हो गया। ये 5 जो हैं वो किस में चले गए? समृद्ध स्वर में, यानी बंद। अब आपको ये याद हो गया होगा इस ढंग से। ये हमारा था स्वर का चौथा डिवीजन। स्वर का चौथे डिवीजन के बाद हम बात कर लेते हैं कि स्वर का 5वां डिवीजन जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर का कौन कौन से भागों में बांटा गया है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर,
उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार हैं, उनके दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। एक प्रयत्न जो है हमारे, देखो प्रयत्न दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो दो प्रकार के प्रयत्न हैं। एक तो आपके मन में जिज्ञासा है, मन में ठान रहे हैं आप कि आपको तैयारी करनी है। दूसरा बाहरी साधन, कोचिंग है और बुक्स हैं, किताबें हैं, ये सारे साधन इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक तो आपके अंदर चल रहे प्रयत्न, यानी आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं आप, आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरे चल रहे हैं आपके बाह्य प्रयत्न। दूसरे कैसे चल रहे हैं? बाह्य प्रयत्न। तो दो ही प्रकार के प्रयत्न होते हैं जीवन में, कोई भी काम करते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो आप पढ़ चुके हैं लगभग। तालु की स्थिति के आधार पर जो प्रयत्न थे वही आपके क्या हैं? आभ्यंतर प्रयत्न हैं। यानी इसको आपको अब अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वर को आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी समृद्ध और ये अर्ध समृद्ध की बात कर लेते हैं, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत और विवृत। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इन्हें को ज़्यादा समय नहीं गंवाते, इसमें हम सीधा लिख लेते हैं। अर्ध, देखो विवृत में पता है आपको बड़ा, और अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध की बात करें, अर्ध समृद्ध जो है ए और ओ की बात करें और ये हो जाएगा आई, और औ की बात हम करते हैं, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत की बात करते हैं। ये अर्ध विवृत रहे हमारे। तो अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, देखो यहाँ जो समझा था उसी हिसाब से आपको याद रखना है। और अर्ध विवृत में अपना कौन, छोटा आ भी इसमें आ जाएगा। तो ये वही डिवीजन है यहाँ वाला और यहाँ, ठीक है। तो प्रयत्न की बात करें, अब बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी ये फिर से पुनः दो भागों में बढ़ जाते हैं। बाह्य प्रयत्न जो हैं वो फिर से दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है घोषत्व, एक हो जाता है घोषत्व और दूसरा हो जाता है प्राणत्व। घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, घोष और के आधार पर हो जाएंगे आपके दो डिवीजन, घोष और अघोष, घोष और अघोष। और प्राणत्व के आधार पर हो जाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहाँ आपको याद रखने वाली बात है कि सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष और अल्प प्राण होते हैं। तो नोट कर लेते हैं इसको, नोट कि सभी स्वर घोष, घोष को सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। तो घोष और अल्प प्राण होते हैं, घोष और अल्प प्राण होते हैं, घोष और अल्प प्राण होते हैं। तो ये घोष और अल्प प्राण की बात हो गई सभी स्वर। अब चलते हैं डिवीजन अगला, ये हमारा 5वां डिवीजन था स्वर का। अब स्वर के 6वें डिवीजन की तरफ चलते हैं, यानी ये ई नंबर का था, तो अगला हम देखेंगे एफ नंबर का 6वां डिवीजन देखते हैं। अब ये 6वां डिवीजन है, ये है हमारे हवा से मुख और नासिका एक साथ निकलने के आधार पर। तो हवा के नाक व मुख से निकलना, हवा का नाक व मुख से निकलना। इस आधार पर जो डिवीजन है, दो प्रकार के स्वर हैं। कितने प्रकार के स्वर हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दो प्रकार के स्वर हैं। एक है निरनुनासिक और दूसरे जो स्वर हैं अनुनासिक।
अब ये निरनुनासिक क्या होगा, तो हवा जो है निरनुनासिक में मतलब मुख से हवा निकलती है, और अनुनासिक में क्या होगा, मुख प्लस नासिका दोनों से निकलती है। यहाँ हवा जो वायु है उसका प्रभाव किससे होगा, मुख से, और अनुनासिक में मुख प्लस नासिका दोनों से होगा, मुख प्लस नासिका दोनों से होगा। तो बात करें तो सारे स्वर जो हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं, निरनुनासिक होते हैं, यानी स्वरों की ध्वनि कहाँ से निकलती, नासिका से। यहाँ कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है, यहाँ शामिल किया जाता है आपके चंद्र बिंदु को। किसको, चंद्र बिंदु, जैसे आप चांद बिंदु भी कहते हैं, चंद्र बिंदु को इसमें शामिल किया जाता है। और ध्यान रखना है कि ये जो चंद्र बिंदु मात्रा वो हमेशा स्वर पे लगती है। किस पे लगती है, हमेशा स्वर पे लगती है, यानी ये मात्रा आ इन पे लगेगी, ठीक है। तो ये याद आपको रखना है। अगला डिवीजन देखते हैं स्वर का, वो है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, अब जाति के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार हैं। जाति के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, सवर्ण और सजातीय। सवर्ण या सजातीय, सजातीय मतलब क्या होता है, एक ही जाति के, तो ये क्या हो जाएंगे, विजातीय, यानी इनकी जातियाँ अलग अलग हों। तो जाति के आधार पर जो हैं सजातीय स्वर जो हैं वो हैं आ, ई, उ, क्योंकि ये एक ही जाति के। और विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ। देखो ये विजातीय क्यों हो गए, क्योंकि ए का निर्माण किससे हुआ था, आ प्लस ई से हुआ था, ओ का निर्माण आ प्लस ऊ से हुआ था, यानी अलग अलग जाति के थे, इसलिए ये विजातीय कहलाए, ठीक है, समझ में आ गया हो। अगला डिवीजन जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की बात कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इनको हम पुनः एक साथ फिर स्वर और व्यंजन जब पढ़ेंगे तो फिर से रिवीजन करेंगे। अभी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो उच्चारण स्थान होते कौन कौन से, तो पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। पहला उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ के बाद अगर हम थोड़ा मुख में, मुख अपने ही अंदर आप कल्पना करें कि आपका मुख है, और मुख से अगर आप बाहर की तरफ जाने की कोशिश करें, गले के अंदर से, यहाँ से कंठ, कंठ के बाद तालु यानी तालब, तालब, तालु, तालु हो गया। तालु के बाद जो जाएंगे आप थोड़ा और पास आएंगे तो आपको ये तालु वाला हिस्सा जैसे ही समाप्त होता है तो दांत जहाँ फंसे रहते हैं, दांत जहाँ फंसे रहते हैं वो मूर्धा, तो मूर्धा यानी मूर्धन्य क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य स्वर कहलाएंगे। मूर्धन्य के बाद अगला जो है, अगर बात करें दंत, तो दंत से किसी स्वर जो है उसका उच्चारण नहीं होता है, तो यह उच्चारण स्थान उसको हम नहीं ले रहे, पर दंत होता है, ठीक है। तो अगला हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ओष्ठ से निकलने वाले स्वर। अब जो है मिले जुले हैं कुछ, क्या है, मिले जुले, यानी कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से कौन से स्वर निकलते हैं, और कंठ प्लस ओष्ठ से, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से कौन निकलते हैं। तो कंठ वर्ण की बात करें अगर हम, आ और आ, ये कंठ वर्ण हो गए। तालव्य की बात करें ई और ई, मूर्धन्य की बात करें तो ये ऐसे हो जाता है, और ओष्ठ वर्ण की बात करें ऊ और ऊ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दंत क्यों छोड़ दिया, तो संस्कृत में एक वर्ण और होता है लृ, तो लृ जो वर्ण है वो उस दंत से उच्चारित होता है, तो वो वहाँ है, साइंटिफिक भाषा है, आप उस चीज़ को संस्कृत में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में लृ शब्द होता नहीं है, तो इसको हमने यहाँ उपयोग में नहीं लिया। कंठ और तालु की बात करें तो ये वर्ण आ और ई से मिलकर कौन बना था, ए बना था, तो ये जो है ए और ऐ कंठ तालु से हो गए, और कंठ ओष्ठ से जो निर्माण हुआ है ओ और औ का हुआ है। ये स्वर का डिवीजन था हमारा, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से
स्वर थे। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से स्वर थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो स्वर के डिवीज़न हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम आशा करते हैं कि आप पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे हैं और निरंतर आप इन वीडियो का लाभ उठाते रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो करवाए जाएंगे उनके आपको जो है PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल सकें, आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।